चलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन स्टडी पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क, गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड आज ये जो चैप्टर है ये लगभग ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 3 लेक्चर हुए हैं अब तक। बट आज का ये लेक्चर लेने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्केलर और वेक्टर? तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और इसका मुझे कमेंट में आंसर दीजिएगा। और फिर आज का लेक्चर चलिए इसी बहाने स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है टॉर्क। और हम टॉर्क, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज मिलता है, इसलिए टॉर्क, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क मतलब देखिए, आपका एक डाइपोल है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही हैं और इन्हीं के बीच में आपने एक डाइपोल रख दिया, इन्हीं के बीच में इस तरीके से रख दिया डाइपोल। तो इनके वजह से डाइपोल पर कुछ फोर्स, कुछ टॉर्क लगेगा, वही हमें निकालना है। वही हमें टॉर्क निकालना है जो उस पर, इस डाइपोल पर लगेगा। तो एक चार्ज माइनस क्यू एक प्लस क्यू होगा, टोटल लेंथ 2L होगी जो हमने डाइपोल में पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ना एक यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर और एक ऐसे बेस निकाल देंगे, ठीक है। एक बेस और एक परपेंडिकुलर। अब देखिए हमें क्या मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सभी को मालूम है। तो अब क्या आप लोग समझ सकते हैं यहाँ क्या होगा? हमें क्या है, हमें परपेंडिकुलर तो निकालना था, क्योंकि हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है हमको। परपेंडिकुलर निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस है 2L है, तो 2L साइन थीटा ये हो जाएगा। अब देखिए प्लस क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, QE का। माइनस क्यू पर भी कितना लगेगा, QE, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस से फ़र्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक एंगल मिलने वाला है। देखिए ये एंगल जो है बेस के साथ थीटा एंगल मिल जाएगा हमें। अब बस यहीं से ख़त्म नहीं। टॉर्क क्या होता है, यहाँ पे QE इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि 2L साइन थीटा। सो दैट इज़ QE इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। अब हम इसी को, ये हमें मिला हुआ है 2QL इंटू E साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल 2QL यानी P और E साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। बस यही आपका टॉर्क होता है, ठीक है। ये तो हो गया स्केलर टर्म्स में। और यहीं पर जब आपको वेक्टर टर्म्स में बात करनी हो तो यहाँ पर क्या होगा, बस P वेक्टर और E वेक्टर हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर इंटू E वेक्टर, ठीक है। तो यह आप लोग नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में। और अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमारे कई सारे और भी टॉपिक क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हमारे ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो हम गॉस थ्योरम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो हो जाता है एरिया वेक्टर। फर्स्ट टॉपिक इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में भी इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, बट मैं भी पढ़ाते चलूँ। तो देखिए जैसे कोई सरफेस है जिसका सरफेस एरिया A है, ठीक है, और ये आपका डायरेक्शन है कोई, ठीक है, या कोई भी डायरेक्शन है जिसे मैंने n कैप कह लिया। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट करा देंगे तो n कैप A हो जाएगा,
हो जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा एन कैप ए। तो ये आपका एरिया वेक्टर, बस यही होता है एरिया वेक्टर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आना चाहिए वो होता है अबाउट एंगल्स, दैट इज़ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल हमें आना ही चाहिए इसका, क्योंकि हमें वहाँ यूज़ मिलेगा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं किसी ऐसे सरफेस एरिया की तरफ, मतलब कोई ऐसा सरफेस हो जाए हमारा, कोई एक ऐसा शेप हो जिसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमारा हिंट आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज़ 4 पाई। ठीक है, ये 4 पाई, ये स्टेरेडियन में हो जाता है आपका, ये होता है स्टेरेडियन में। ठीक है, एस आर 4 पाई आर स्क्वायर से आ जाता है 4 पाई, जो कि आपका स्टेरेडियन में होता है एस आर। ठीक है, तो ये था हमारा सॉलिड एंगल। अब ये भी एकदम क्लियर है। अब असली मज़ा आने वाला है। अब देखिए, सॉलिड एंगल एक और तरह से मतलब एंगल्स के टर्म्स में भी आता है। तो एंगल के टर्म्स में किस तरह यूज होगा, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हम इसे यूज़ किस तरीके स्ट्रक्चर में करते हैं। इसके लिए एक डायग्राम मतलब कि हम बना लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है यहाँ पर जिसका एरिया है डी ए। ठीक है, यहाँ सरफेस है जिसका एरिया है डी ए और यह डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो यही अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया था ओमेगा निकालने के लिए, ओमेगा। ठीक है, अब तक हम ये यूज़ कर रहे थे। बट अब अगर ऐसा हो जाए, अब अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर एक एंगल बनने लगे ए के साथ, कोई एंगल बन रहा हो, तब हम क्या करेंगे, तब जाता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी ए आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो छोटे मोटे टर्म्स थे वो एकदम अब ख़त्म हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टर्म होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह फाइल से नोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। इसे हम फाई इस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डी ए कॉस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया इंटू कोसाइन थीटा। अब कई जगह क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 0 तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 0, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई डी ए इंटू 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई डी ए। तो जहाँ पे एंगल हमारा 0 डिग्री होता है, यानी दिया ही ना हो या फिर तब वहाँ पे हम लगा देते हैं ई डी ए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स एरिया। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एरिया। एंड एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए कह लें या ई ए कह लें। देखिए, अभी हमने यहाँ एरिया को ए ले रखा है, मतलब यहाँ भी एरिया को ए लेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, ई ए अपॉन ए। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर दोनों सरफेस एरिया इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे ई हो जाता है। ठीक है, जब मतलब सरफेस नॉर्मल होता है, इन नॉर्मल पोजीशन में दोनों ए हो जाएंगे ना, वहाँ पे डी ए नहीं रह जाती। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमेशा ई रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो हमें क्या मालूम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, ई डी ए
तो अगर कॉस थीटा भी हो तो हमें एंगल से मतलब होगा नहीं, तो एंगल हम भूल जाएंगे एसआई यूनिट निकालने में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी एक टाइप का फोर्स होता है, तो होता है न्यूटन पर कूलम हो जाएगा ये, ठीक है। फोर्स अपॉन चार्ज हमें मालूम है ना कि ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है, सबको मालूम है। तो भाई यहाँ रख दिया, तो न्यूटन पर कूलम हो गया ये, न्यूटन पर कूलम। और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होती है हमारी एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब डायमेंशन क्या होते हैं, तो डायमेंशन होता है, देखिए ई का डायमेंशन हमने क्या पढ़ रखा है, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, और एरिया का डायमेंशन है मालूम है एल स्क्वायर, ठीक है। तो ई ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम और एल इधर आएगा, तो एल की पावर -1 टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो ये होता है हमारा डायमेंशन, एम एल की पावर -1 टी -3 और ए -1, ठीक है। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक था गॉस थ्योरम, हम उस पर आते हैं। तो गॉस थ्योरम में होता क्या है, पहले मैं बता देता हूँ होता क्या इसमें। तो इसमें होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 ऑफ द चार्ज। मतलब कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है चार्ज के, ठीक है। मतलब कि Q/ε0 होता है। अब ये आया कैसे, इसका डेरिवेशन क्या है वो हम लोग समझ लेते। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी डेरिवेशन जो है गॉस थ्योरम की। तो हमें क्या मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, EDA cos थीटा होता है। अब हमारा E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। तो हम यही वैल्यू से पुट कर दें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू DA cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब हम इसी को थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है एक चीज़, क्या कि DA cos थीटा अपॉन r² यानी इतना, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं कि Q/4πε0 इंटू DA cos थीटा अपॉन r², ये लिख सकते हैं। हमें मालूम है कि DA cos थीटा अपॉन r² क्या होता है, डी ओमेगा, ठीक है। सबको मालूम है ये चीज़ कि DA cos थीटा अपॉन r² क्या होता था, डी ओमेगा। जैसा कि मैंने बताया हुआ था, चाहे तो वीडियो को पीछे करके जब मैं सॉलिड एंगल्स के बारे में बताया था तब पर देख सकते हैं। तो ये हो गया डी ओमेगा, तो Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। तो ये था हमारा डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि भैया जब हमने किसी पार्ट का डिफ्रेंशिएट कर दिया है यानी इसको तोड़ दिया है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो उतने ही छोटे से टूटे हुए पार्ट का। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे इंटेग्रल। तो चलिए हम इंटेग्रल कर लेते हैं। तो जब हम इंटेग्रल करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा हमारे सामने, Q/4πε0 है कांस्टेंट, तो वो भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, ये ओमेगा है, ओके। ये W आप देख रहे हैं ओमेगा है। अब हमें मालूम है कि डी ओमेगा जब आएगा बाहर तो क्या बन के आएगा, वो 4π बन के आएगा। डी ओमेगा जब इंटीग्रल से बाहर आएगा 4π बन के आएगा। क्यों आएगा, हमने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू A/r² और A था 4πr², तो 4π/r² था, तो ये 4π बचा था, तो ये 4π बन के आएगा बाहर। तो हम लिख लें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/4πε0 इंटू 4π। अब 4π से 4π कट गया, कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0। इस तरीके से हुआ। बस हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला EDA cos थीटा लगाया एंड उसके बाद इंटीग्रल हुआ, तो DA 4π बन के बाहर आ गया एंड देन ये दोनों कैंसिल हो गए, 4π एंड हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल था गॉस थ्योरम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आंसर जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा हुआ था उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।